गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण टॉपिक में हर एक जो रियासत थी वहाँ पर कैसे राजनीतिक जनजागरण हुआ, किन किन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किन किन व्यक्तित्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मारवाड़। मारवाड़ में राजनीतिक जनजागरण में किन संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही और किन व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मारवाड़ में मरुधर हितकार्णी सभा की स्थापना। मरुधर हितकार्णी सभा की स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा द्वारा की गई थी। मरुधर हितकार्णी सभा की स्थापना 1918 में किनके द्वारा की गई थी? चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी। फिर इसी संस्था के द्वारा मारवाड़ में एक शेर आंदोलन चलाया गया था। शेर क्या था? मारवाड़ में क्या हुआ करता था कि एक शेर 100 तोले का हुआ करता था, लेकिन 1916-17 के टाइम में राजस्व विभाग के एक अधिकारी थे श्याम बिहारी। उन्होंने सरकार से क्या निवेदन किया कि एक जो शेर है वो 80 तोले का कर दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश भारत के जितने भी प्रांत थे वहाँ पर एक जो शेर होता था वो 80 तोले का होता था। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ भी मारवाड़ में भी एक जो शेर है वो 80 तोले का कर दिया जाए। लेकिन यहाँ की जनता ने इसका विरोध किया और इसमें अहम भूमिका निभाई मरुधर हितकार्णी सभा ने, जिसके संस्थापक थे चांदमल सुराणा। ठीक है, इन्होंने अहम भूमिका निभाई। आगे चलकर मारवाड़ में राजा को झुकना पड़ा, महाराजा को, और उन्होंने वापस एक शेर 100 तोले का कर दिया था। इनके बारे में एक कहावत यहाँ पर इस आंदोलन को लेकर एक कहावत प्रचलित हुई थी कि श्याम बिहारी कच्चा है और मारवाड़ का तोल पक्का है। तो ये याद रखना आप। शेर आंदोलन का नेतृत्व मरुधर हितकार्णी सभा ने किया था। इसकी स्थापना 1918 में चांदमल सुराणा ने की थी। दूसरी जो इम्पोर्टेंट संस्था है, मेन संस्था है, वो है मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयनारायण व्यास द्वारा की गई थी 1920 में। जयनारायण व्यास का द्वारा 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। ये राजस्थान सेवा संघ से ही जुड़ी हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे श्री दुर्गाशंकर। अध्यक्ष थे दुर्गाशंकर जी और मंत्री थे प्रयागराज भंडारी। मंत्री प्रयागराज भंडारी और अध्यक्ष दुर्गाशंकर, और संस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास। इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी यहाँ पर राजस्थान में, मारवाड़ क्षेत्र में खासकर राजनीतिक जनजागृति में जयनारायण व्यास का अहम रोल है। ठीक है, इस मारवाड़ सेवा संघ के सदस्य आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन सदस्य रहे। तो भंवरलाल सराफ रहे, कानमल रहे, गिरधारी लाल जैसलमेरिया रहे, और जयनारायण व्यास जी तो संस्थापक थे, और श्री दुर्गाशंकर अध्यक्ष थे, और मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। तो ये याद रखना आप। संस्थापक अगर पूछे मारवाड़ सेवा संघ का तो जयनारायण व्यास जाएगा, लेकिन इसका अगर अध्यक्ष पूछे तो श्री दुर्गाशंकर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये संस्था राजस्थान सेवा संघ से संबंधित थी, ये मैंने बता दिया। अब तीसरी जो संस्था यहाँ पर थी वो थी मारवाड़ हितकार्णी सभा। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। अधिकतर किताबों में 1923 है, कुछ किताबों में 1921 है, तो 1923 देख लेना आप। और फिर या तो ये संस्थाएं देते हैं, आरपीसी द्वारा क्वेश्चन का ट्रेंड ये रहता है कि ये संस्थाएं देते हैं और इनको पूछते हैं कि इनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर इन्हें ऑर्डर से व्यवस्थित कीजिए, तो उस हिसाब से आप देख लेना। मारवाड़ हितकार्णी सभा ये दरअसल जो मरुधर हितकार्णी सभा थी उसी का पुनर्गठन किया था जयनारायण व्यास ने 1923 में, और पुनर्गठन करके ये नाम रखा था। अक्टूबर 1923 में ही इस मारवाड़ में क्या हुआ, कस्टम विभाग द्वारा मादा पशुओं की निकासी पर जो रोक लगी हुई थी उस रोक को हटा दिया। इससे यहाँ से जो मादा पशु थे, जो दुधारू पशु थे, उनका निर्यात शुरू हो गया। निर्यात शुरू हुआ तो यहाँ पर जो है आर्थिक नुकसान होने लग गया, दुग्ध उत्पादन कम हो गया। इसको लेकर जयनारायण व्यास ने कहा कि ये जो कदम उठाया है मारवाड़ सरकार ने, ये न केवल आर्थिक रूप से बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी घातक है, और इसे रद्द करने के लिए कई आवेदन भेजे मारवाड़ सरकार को। अंततः मारवाड़ में उस समय युवा महाराज थे उमेश सिंह जी। उन्होंने जो है 15 अगस्त 1924 को ये दूध वाले जानवरों के निर्यात पर क्या लगा दिया? वापस रोक लगा दिया। जो निर्यात पर रोक हटाई थी वो वापस ले ली उन्होंने, यानी वापस रोक लगा दी निर्यात पर। तो अब ये याद रखना आप, एक ये मादा पशुओं की निकासी वाला मामला था
जो जयनारायण व्यास जी ने इसी संस्था के माध्यम से उठाया था। आगे चलकर क्या हुआ, इस मामले की वजह से काउंसिल के एक सदस्य थे सुखदेव प्रसाद, वो नाराज हो गए। उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा के प्रभाव को कम करने के लिए मारवाड़ में एक नई संस्था की स्थापना की। उन्होंने राजभक्त देश हितकारिणी सभा संगठन तैयार करवाया, लेकिन ये संगठन इतना व्यापक रूप से इसे जन समर्थन नहीं मिला, जिसके कारण ये नाकाम रहा। याद रखना, फिर भी राजभक्त देश हितकारिणी सभा की स्थापना सुखदेव प्रसाद के प्रयासों से हुई थी। काउंसिल का सदस्य था जो नाराज हो गया कि आपने वापस क्यों ले लिया। इन्हीं के कहने पर वो हटाए थे, माधवों के निर्यात पर रोक जो लगी हुई थी उसको, और दबाव बनाया मारवाड़ी हितकारिणी सभा के माध्यम से। किसने? जयनारायण व्यास ने। तो उसका उस समय दबदबा बढ़ रहा था, मारवाड़ हितकारिणी सभा का प्रचार बढ़ रहा था, व्यापक जन समर्थन उसे मिल रहा था इस संस्था को, और लोकप्रिय हो रहे थे जयनारायण व्यास भी। इसीलिए इन्हें ये चुभन हुई इनके मन में इस सभा को लेकर, इस संस्था को लेकर। तो इन्होंने इसके विरोध में जो है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए मारवाड़ में राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन करवाया था। ठीक है, याद रहेगा ये। अब देखते हैं जयनारायण व्यास जिन्होंने यहाँ पर अहम भूमिका निभाई मारवाड़ में जन जागृति में। इन्होंने जो है 2 लेख लिखे, वर्तमान मारवाड़ शीर्षक से, और एक मारवाड़ राज्य में कुशासन, वर्तमान मारवाड़ और मारवाड़ राज्य में कुशासन। ये जो मारवाड़ राज्य में कुशासन लेख था, ये इन्होंने प्रिंसली इंडिया अखबार में निकाला। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि जयनारायण व्यास का जो मारवाड़ राज्य में कुशासन शीर्षक लेख है वो किस अखबार में प्रकाशित हुआ था, तो वो प्रिंसली इंडिया अखबार में प्रकाशित हुआ था। फिर 1927 में आपको पता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसमें भाग लेने गए हुए थे जयनारायण व्यास जी। भाग लेकर वापस लौटे थे। उन्होंने कहा कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो अखिल भारतीय लोक परिषद की एक स्टेट यूनिट थी, उसका अधिवेशन जोधपुर में करवाने की बात कही इन्होंने। कब कही ये बात? 1929 में, कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो जोधपुर में करवाएंगे। तो इससे राजा नाराज हो गया, प्रशासन नाराज हो गया। उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये अधिवेशन नहीं हो सकता। तब मारवाड़ हितकारिणी सभा की ओर से जयनारायण व्यास जी ने 2 पुस्तिकाएं प्रकाशित की नाराज होकर, और मारवाड़ की प्रशासन की जो दयनीय अवस्था थी, जो लूटपाट इन्होंने यहाँ पर मचा रखी थी, उसको उजागर करते हुए उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक मारवाड़ री अवस्था और एक पोपाबाई री पोल, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। इसमें मारवाड़ के प्रशासन की क्या की थी? आलोचना की थी इन्होंने। ठीक है, तो ये मारवाड़ हितकारिणी सभा की ओर से ही निकाली थी 2 पुस्तकें, जो किसने निकाली थी? जयनारायण व्यास ने निकाली थी। अब यहाँ तो हो नहीं पाया ये। फिर आगे इनसे नाराज होकर, इसी से नाराज होकर जयनारायण व्यास को, आनंदमल सुराणा को, भंवरलाल सराफ को, तीनों को राजद्रोह का मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया इन्होंने। तीनों को ही राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 4-5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसका विरोध किया किसने? मारवाड़ हितकारिणी सभा ने। और उन्होंने 1930 में एक लेख निकाला, बुलेटिन निकाला, किस नाम से? मारवाड़ के सपूतों का बलिदान, नागौर मुकदमा का फैसला। इस नाम से इन्होंने एक लेख निकाला। इससे राजा पर दबाव बन रहा था। उधर इस वक्त राष्ट्रीय राजनीति में हम देखें तो गांधी और इरविन के मध्य समझौता चल रहा था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया, जिसमें एक प्रावधान ये था कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, जिसके तहत जयनारायण व्यास और उनके 2 साथी आनंदमल सुराणा और भंवरलाल सराफ को जेल से मुक्त कर दिया गया। ये कहानी आपको समझ में आ गई। तो ये था मारवाड़ हितकारिणी सभा का अहम रोल, और उसमें खासकर किस व्यक्तित्व का अहम रोल है? तो वो है जयनारायण व्यास जी का अहम रोल है। इसके बाद जयनारायण व्यास जी ने 10 मई 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। 10 मई 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना अपने निवास स्थान पर की, और इसका मंत्री किसे बनाया? मानमल जैन को बनाया। इसका मंत्री मानमल जैन को बनाया। इस संस्था को अवैध घोषित करने से पहले कार्यकर्ताओं ने एक नया संगठन और बना लिया। पता चल गया था कि इस संगठन को जो है प्रशासन, मारवाड़ का जो प्रशासन है वो अवैध घोषित करेगा, तो उससे पहले इन्होंने एक नया संगठन बना लिया जिसका नाम दिया बाल भारत सभा, और उसके मंत्री बनाए छगनराज चौपासनीवाला को। तो याद रखना, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 10 मई 1931 को की, जयनारायण व्यास जी ने की, और इसके जो मंत्री बनाए वो थे मानमल जैन। और जैसे ही इस संस्था पर बैन लगने वाला था, उससे पहले ही एक दूसरी संस्था बनानी, बाल भारत सभा, जिसके मंत्री किसे बना दिए गए? छगनराज चौपासनीवाला को मंत्री बना दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद
जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद की बैठक जोधपुर में नहीं हो पाई थी 1929 में, जयनारायण व्यास जी ने जो घोषणा की थी और मारवाड़ प्रशासन ने नहीं करवाने दी थी, वो बैठक फिर आगे चलकर 1931 में कहाँ पर होती है? पुष्कर में आयोजित होती है। याद रखना, मारवाड़ राज्य लोक परिषद की बैठक जो जोधपुर में नहीं हुई वो कहाँ पर होती है? पुष्कर में। और इसकी अध्यक्षता करते हैं चांदकरण शारदा जी। चांदकरण शारदा हरविलास शारदा के भाई थे। हरविलास शारदा वही है जो समाज सुधारक जिन्होंने शारदा एक्ट आया था, जिसमें लड़कियों की विवाह की उम्र 14 साल और लड़कों की 18 साल तय की गई थी। तो ये हो गया, चांदकरण शारदा जी इसके अध्यक्ष हो गए और सचिव इसके जयनारायण व्यास जी बने। मारवाड़ राज्य लोक परिषद के जो पुष्कर में अधिवेशन आयोजित हुआ नवंबर 1931 में, उसमें कई राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हुए, जिनमें महात्मा गांधी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर और मणिलाल कोठारी, ये शामिल हुए। काका कालेलकर के बारे में एक जानकारी और याद रख लेना, कहीं काम में आ जाएगी आपको, कि जो भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में ही बना था। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो पुष्कर में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता चांदमल शारदा ने की थी और चांदकरण शारदा ने की थी, और सचिव जो थे वो जयनारायण व्यास जी थे। और राष्ट्रीय स्तर के इसमें नेता कौन कौन शामिल हुए? तो कस्तूरबा गांधी, काका कालेलकर और मणिलाल कोठारी शामिल हुए। इसी बीच गणेशी लाल उस्ताद भी एक अहम कैरेक्टर उभर कर आते हैं सामने। ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति लेकर, त्यागपत्र देकर कविताओं के माध्यम से लोगों को जो है, लोगों में जन जागृति का प्रसार किया। इनके जो कविताओं का संग्रह था वो था गरीबों की आवाज़ नाम से प्रकाशित हुआ, और इसी के माध्यम से इन्होंने मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति का कार्य किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, गरीबों की आवाज़ कविताओं का संग्रह किस व्यक्तित्व का है? तो गणेशी लाल उस्ताद का है। ठीक है, इसके बाद मार्च 1932 में मारवाड़ प्रशासन ने मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस जारी किया। मारवाड़ दरबार पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस जारी किया और इसके तहत राज्य के सभी आंदोलनों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ये तो 32 में आया, लेकिन मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब आया? याद रखना, मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस आया 32 में और मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस आया 1934 में। ये RPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है कि मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब लाया गया? 1934 में। इसके द्वारा क्या किया गया? राज्य ने नागरिकों की स्वतंत्रता भी कम कर दी। उसके द्वारा तो सभी जो मारवाड़ पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस था, अध्यादेश था, उसके माध्यम से तो सभी आंदोलनों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। और इसके माध्यम से क्या किया गया? इसके माध्यम से जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी नागरिकों की, उनको कम कर दिया गया। तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कैसे कम कर दिया गया? उदाहरण के लिए आप देखोगे, जैसे छगनराज चौपासनी वाला जो बाल भारत सभा के मंत्री बनाए गए थे, उन्हें गिरफ्तार करके शेरगढ़ किले में 6 माह के लिए नज़रबंद कर दिया। अचलेश्वर प्रसाद पर उनका जो हरिजन साहित्य था उसको जब्त कर लिया। तो इस तरीके से लोगों की स्वतंत्रता को कम कर दिया, उनका हनन किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आप देखोगे मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में, जिसके अध्यक्ष बने थे भंवरलाल सराफ। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हो गई थी 1934 में, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ बने थे। और मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हो अलग से। यहाँ पर हमने जन जागृति में संगठन देखे हैं, तो जो संगठन प्रजामंडलों में नहीं है वो यहाँ पर हम इनको पढ़ रहे हैं। इसके बाद में आप देखोगे कि 1935 में यहाँ पर जो है मारवाड़ राज्य में एक नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, डोनाल्ड फील्ड मारवाड़ राज्य के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। 1936 में यहाँ पर कृष्णा दिवस मनाया जाता है। 1935 में क्या हुआ? कृष्णा नामक एक महिला थी जिसका राज दरबार से संबंधित व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया था। उसके विरोध में जो है सभी जगह कृष्णा दिवस मारवाड़ में 1936 में कृष्णा दिवस बनाया गया। और 1936 में ही नेहरू जी का जोधपुर आगमन होता है तो प्रजामंडल के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। इस स्वागत से नाराज़ हो गए जोधपुर प्रशासन वाले, महाराजा भी नाराज़ हो गए और उन्होंने अगस्त 1936 में जो है प्रजामंडल को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। 1936 में आए थे नेहरू जी जोधपुर में, और इस पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने जो है एक नागरिक अधिकार रक्षक समिति का गठन किया था। जब उन्होंने बैन कर दिया तो इन्होंने नागरिक अधिकार रक्षक समिति का गठन कर लिया। फिर यहाँ पर एक और संगठन बनता है, सिविल लिबर्टी यूनियन, 1936 में बनता है, जो कांग्रेस की एक सहयोगी संस्था के रूप में उभर कर सामने आता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। सिविल लिबर्टी यूनियन 1936 में बनती है।
फिर जुलाई 1936 में यहाँ पर एक और बड़े नेता आते हैं जो उस वक्त अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष थे, पट्टाभी सीतारामैया। अपने सचिव मणिशंकर और मौलाना तबली हुसैन के साथ यहाँ पर आते हैं 36 में। पहले आए जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी कब आए? नेहरू जी भी 36 में ही है, और 36 में ही ये बाद में आए पट्टाभी सीतारामैया, मणिशंकर और मौलाना तबली हुसैन आए। 1936 में ही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कराची में अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में महामंत्री नियुक्त किए गए थे कौन? जयनारायण व्यास। तो ये याद रखना, जयनारायण व्यास अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के किस अधिवेशन में महामंत्री नियुक्त किए गए थे? तो कराची अधिवेशन में महामंत्री नियुक्त किए गए थे। तो ये तो था मारवाड़ में जन जागृति में किन लोगों ने और किन संगठनों ने अहम रोल निभाया था, वो यहाँ पर हमने देख लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे मारवाड़ के बाद में बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल के बारे में देखेंगे। बीकानेर में शुरुआती दिनों में हमें महाराजा गंगा सिंह के दो पक्ष दिखाई देंगे। एक वो पक्ष दिखाई देंगे जिसमें वो प्रगतिशील नजर आएंगे, और एक वो पक्ष दिखाई देगा जिसमें वह प्रगतिशील नहीं नजर आएंगे और एक क्रूर शासक के रूप में आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो जैसे महाराजा गंगा सिंह ने स्वयं एक प्रतिनिधि सभा का गठन कर दिया था 1913 में, जिसे आगे चलकर 1917 में विधानसभा का नाम दे दिया गया था। तो ये याद रखना, महाराजा के ये प्रगतिशील गुण ही है कि उन्होंने स्वयं से प्रतिनिधि सभा का गठन कर दिया 1913 में। तो बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जहाँ प्रजामंडल आंदोलनों को आगे बढ़कर संरक्षण प्रदान किया गया राज्य के द्वारा। 1910 में इन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की, अर्थात राजपूताने का ये पहला राज्य है जिसने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास किया। तो ये महाराजा गंगा सिंह के ही प्रयास थे कि उन्होंने 10 में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की। 1928 में उन्होंने ग्राम पंचायतों को दीवानी और फौजदारी अधिकार दोनों दे दिए। ग्राम पंचायतों को दीवानी और फौजदारी अधिकार कब दे दिए? 1928 में दे दिए। तो गंगा सिंह जी पहले भारतीय नरेश थे जिन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की, जिन्होंने प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जिन्होंने ग्राम पंचायतों को दीवानी फौजदारी अधिकार दे दिए, और ये प्रथम भारतीय नरेश थे जिन्होंने अलग से प्रीवी पर्स और सिविल लिस्ट पद्धति को चालू किया था। इन्होंने 1921 में जमींदार बोर्ड की स्थापना की थी। ये याद रखना, जमींदार बोर्ड की स्थापना महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1921 में की गई थी। ये तो था इनका प्रगतिशील पक्ष। अब हम इनके दूसरे पक्ष की बात करते हैं जो अत्यंत भयावह नजर आता है आपको। इन्होंने 4 जुलाई 1932 में बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया। ये एक तरीके से मार्शल लॉ के समान था, बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। पंडित नेहरू ने तो इस अधिनियम के लागू करने के बाद यहाँ तक बोला कि जिस राज्य में या जिस राज्य का राजा शादी की कुकू पत्री जो होती है, कुमकुम पत्री, उनको सेंसर करता हो तो वो राजा हैवान से कम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे थे ये। फिर यहाँ पर एक अहम रोल निभाया स्वामी गोपाल दास थे चूरू के। तो चूरू भी उस वक्त बीकानेर रियासत में ही पड़ता था। तो इनका अहम रोल है, किनका? स्वामी गोपाल दास का। इनके बारे में देखते हैं हम। तो बीकानेर राज्य में जन जागृति पैदा करने का प्रथम प्रयास जो है वो स्वामी गोपाल दास ने किया। इन्होंने क्या किया? 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। ये याद रखना, सर्वहितकारिणी सभा अक्सर पूछते रहते हैं एग्जाम में। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किन्होंने की, कब की, कहाँ की? तो ये आपको याद रहना चाहिए। किन्होंने की? तो स्वामी गोपाल दास ने की। कब की? तो 1907 में की। और कहाँ की? तो चूरू में की। इनके जो सहयोगी थे वो थे पंडित कन्हैयालाल और श्रीराम मास्टर। पंडित कन्हैयालाल और श्रीराम मास्टर। इस संस्था ने काफ़ी व्यापक काम किए यहाँ पर चूरू में, इसलिए इसे चूरू की कांग्रेस कहा गया। इस संस्था को क्या कहा गया? चूरू की कांग्रेस कहा गया। और स्वामी गोपाल दास ने ही नारी शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की, वहीं हरिजन शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये भी अक्सर पूछते रहते हैं कि नारी शिक्षा है तो पुत्री पाठशाला और हरिजन शिक्षा है तो कबीर पाठशाला की स्थापना किन्होंने की? तो स्वामी गोपाल दास ने की। आगे चलकर इन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास जी ने और चंदमल मेहर ने चूरू के धर्म स्तूप लाल घंटाघर है उस पर तिरंगा फहराया और नारा लगाया, अखरो रिप्यो चांदी रो, राज महात्मा गांधी रो। 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है और 1930 में 26 जनवरी 1930 में ही पहली बार
जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया था, उसी वक्त की बात है। इन्होंने कहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया? इन्होंने चूरू के धर्म स्तूप लाल घंटागढ़ पर तिरंगा झंडा फहराया, जिसमें स्वामी गोपाल दास जी भी थे और चंदमल बेहड़ जी भी शामिल थे। और अन्य व्यक्तियों में महंत थे वहाँ के, इस धर्म स्तूप के गणपति दास, और एक वेद थे वेद शांत शर्मा, ये लोग शामिल थे इनमें। इससे महाराजा नाराज हो गए तो उन्होंने धर्म स्तूप मंदिर को ही जब्त कर लिया। फिर मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिरला की हस्तक्षेप के बाद इन्होंने ये मंदिर वापस खोला, बंद कर दिया था इस मंदिर को। तो याद रखना किनके प्रयासों से ये मंदिर वापस खोला? जो धर्म स्तूप मंदिर है जहाँ पर झंडा फहराया था उन्होंने, मदन मोहन मालवीय और घनश्याम दास बिरला के हस्तक्षेप के बाद में ये मंदिर वापस खोला। अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गई इनकी बात, स्वामी गोपाल दास जी की बात। अब फिर सद विद्या प्रचारिणी सभा का भी यहाँ पर गठन होता है 1920 में। 1920 में सद विद्या प्रचारिणी सभा का गठन बाबू मुक्ता प्रसाद द्वारा किया जाता है बीकानेर में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था रिश्वतखोरी और अन्याय के विरुद्ध अभियान चलाना। इन्होंने 2 जो नाटक थे उनका मंचन किया। इन नाटकों के मंचन से पूरे बीकानेर रियासत में खलबली मच गई थी। वो नाटक कौन कौन से थे आपसे पूछ सकते हैं। धर्म विजय और सत्य विजय नामक नाटकों का मंचन किस संस्था के द्वारा करवाया गया था? तो सद विद्या प्रचारिणी सभा के द्वारा करवाया गया था, जिसकी स्थापना बाबू मुक्ता प्रसाद ने की थी बीकानेर में 1920 में की थी। ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आगे देखें हम तो विजय सिंह मेहता जी ने बीकानेर राज्य में नादरशाही नामक एक पुस्तक लिखी और बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह की आलोचना की और उनके प्रशासन की आलोचना की। बीकानेर राज्य की नादरशाही, बीकानेर राज्य में नादिरशाही, ये पुस्तक किसकी है? विजय सिंह मेहता की। ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसके बाद बात करें हम तो सत्यनारायण सराफ हो गए, खूबराम सराफ हो गए और उनके साथियों ने जो है राज्य की निरंकुशता और अत्याचारों के खिलाफ अनेक लेख लिखे थे, अनेक अखबारों में लिखे थे। उन अखबारों में दिल्ली का जो प्रिंसली इंडिया हो गया, रियासती हो गया और अजमेर से त्यागभूमि निकलता था। इन अखबारों में इन्होंने यहाँ के अत्याचारों के विरुद्ध जो है लेख लिखे। अब बात करते हैं बीकानेर का जो प्रसिद्ध केस है, बीकानेर षड्यंत्र केस। अब ये केस था क्या? 1932 में हुआ था। बात ये हुई कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित हो रहे थे, उनमें जो है देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? महाराजा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी कर रहे थे। अब जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो ये जो है वह उसमें ओजस्वीपूर्ण भाषण दे रहे थे, काफ़ी उत्साहित होकर भाषण दे रहे थे। तो उस दौर में क्या हुआ, जो यहाँ के बीकानेर के जो कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता, उन्होंने जो है एक पंपलेट तैयार करवाया जिसका नाम था बीकानेर एक दिग्दर्शन, बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक पंपलेट तैयार करवाया और उस पंपलेट को उन सभी व्यक्तियों में वितरित कर दिया जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। जब ये महाराजा भाषण दे रहे थे उस वक्त उस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका जो अध्यक्ष था उसने जो है उनके सामने ये बात रखी कि आपके जो है राज्य में आप जो है कैसा प्रशासन चला रहे हैं और आप यहाँ पर क्या हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो ये नाराज़ हो गए तो वापस आ गए, वहाँ से उठ के लौट आए, भारत आ गए। भारत आके इन्होंने इसकी पंपलेट को किसने छापा इसके बारे में जब सर्च किया, पता चला तो उन लोगों को, उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कैद कर लिया इन्होंने और उन पर केस चला है। उसी केस को हम किस नाम से जानते हैं? बीकानेर षड्यंत्र केस। तो कौन कौन राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें शामिल थे? इसमें थे सत्यनारायण सराफ जो वकील थे, सत्यनारायण वकील, चंदमल बेहड़, स्वामी गोपाल दास, खूबचंद सराफ, कुंभाराम, सोहनलाल, प्यारेलाल और लक्ष्मीचंद, ये लोग थे इसमें शामिल। जिसमें से लक्ष्मीचंद बाद में क्या बन जाता है? सरकारी गवाह बन जाता है। तो इसमें शामिल व्यक्ति आपको याद होने चाहिए, सत्यनारायण थे, चंदमल बेहड़ थे, स्वामी गोपाल दास, खूबचंद सराफ, कुंभाराम, सोहनलाल, प्यारेचंद। लक्ष्मीचंद को इसलिए नहीं शामिल करेंगे क्योंकि ये बाद में क्या बन गए? सरकारी गवाह बन गए। तो याद रखना इस बीकानेर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बने? तो लक्ष्मीचंद बने। और ये जो केस था ये किस जज के अधीन चला? तो ब्रज किशोर चतुर्वेदी की अदालत में ये केस चला। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया कि किसकी अदालत में ये केस चला बीकानेर षड्यंत्र। अभी तक क्वेश्चन आया बीकानेर षड्यंत्र केस में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, तो ये आपको मैंने बता दिए व्यक्ति। अब क्वेश्चन आगे पूछ सकता है कि इसमें सरकारी गवाह कौन बना? तो लक्ष्मीचंद बना। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है ये जो बीकानेर षड्यंत्र केस है ये किस जज की अदालत में चला? तो ब्रज किशोर चतुर्वेदी की अदालत में चला। फिर इन अभियुक्तों की पैरवी किन किन्हों ने की? तो रघुवर दयाल गोयल ने
और मुक्ता प्रसाद ने की। ये भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि बीकानेर षड्यंत्र केस में अभियुक्तों की तरफ से पैरवी करने वाले वकील कौन थे, तो रघुवर दयाल गोयल और बाबू मुक्ता प्रसाद थे। फिर आगे चलकर एक छोटा सा फैक्ट है जो आपको ये हो गया है बीकानेर षड्यंत्र केस। आगे एक बीकानेर दिवस बनाया जाता है, जो कहाँ कहाँ बनाया जाता है, कलकत्ता, बम्बई, खंडवा, उज्जैन, कलकत्ता, बम्बई, खंडवा, उज्जैन, अजमेर, रतलाम और ब्यावर में बीकानेर दिवस मनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मारवाड़ में राजनीतिक जनजागृति में किन व्यक्तित्व का अहम रोल है, मारवाड़ और बीकानेर में किन किन व्यक्तित्वों का और किन किन संस्थाओं का अहम रोल है, ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं।